हम कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बेटा 2 तो मैं डिस्कस कर चुका था, आज 3rd, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या मतलब है इसका बेटा? लैक ऑफ डेफर्ड ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। बताइए काव्या, क्या मतलब है इसका बेटा? आयुष, मृदुल, क्या मतलब है इसका? सर पता नहीं है मेरे को। बेटा इसका मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुन लो पहले, जैसे मैंने कोई शूज ले लिए और मेरी ज्वेलरी की शॉप है, किसी ने ज्वेलरी ले ली, तो ज्वेलरी कैसे एडजस्ट होगी ए पेयर ऑफ शूज से? तो इसका मतलब मुझे अंदर से पता है ज्वेलरी कॉस्टली है मगर ए पेयर ऑफ शूज सस्ते हैं, तो एक तरीके से उसके ऊपर लोन चढ़ गया, लोन। और वो जो लोन है उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी? जो लोन चढ़ गया है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो इसको बोला जाता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि वो जो एक शू मेकर है वो कितनी गुड्स प्रोवाइड करे ज्वेलर को कि जिससे उसका लोन उतर जाए। तो ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन थी। तो चलिए स्टार्ट करते। सर इधर इसका मतलब ये हुआ ना, वो क्या कहते हैं, मनी वैल्यू होने की ना होने की वजह से हमें ये नहीं पता चल रहा था हमें एक्सचेंज में कितना देना है। बिल्कुल यही कंसेप्ट है इसका, लिमिटेशंस का। अंडर बार्टर एक्सचेंज, अंडर बार्टर एक्सचेंज, exchange contract involving the future payment, द फ्यूचर पेमेंट, मुझे कितनी पेमेंट करनी है मुझे खुद नहीं पता। फ्यूचर पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है कैन नॉट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस with ease, with ease because of the following reason, because of the following reasons। 3 रीजन है बेटा जिसके कारण इसकी ट्रांजैक्शंस पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। पहला, द बोरोर। मानसी, बोरोर कौन होता है बेटा? सर जो लोन लेता है। सर जो लोन लेता है। बिल्कुल, द बोरोर may not be able to arrange goods, सर आपका माइक म्यूट है। सर आप म्यूटेड हो। म्यूटेड हो।
at the time of repayment. क्या मतलब है इसका मानसवी? The borrower may not be able to arrange the goods of exactly same quality at the time of repayment. पेमेंट के टाइम पे उसको जजमेंट नहीं होती थी कि कितना सेम क्वालिटी का रिटर्न करे। ये बहुत बड़ा इशू था बार्टर सिस्टम में। अगला, देयर मे बी कंफ्लिक्ट, there may be conflicts regarding which specific commodity is to be used for repayment. There may be conflict regarding which specific commodity is used for repayment. तीसरा, थर्ड रीजन क्या था बेटा? द कॉमोडिटी, आप सर मनसी कॉन्सेप्ट लॉ में है। हाँ, में लॉस और गेन, में लॉस और गेन इट्स वैल्यू at the time of repayment. तो ये आपने तीनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बोरोर सेम क्वालिटी नहीं कर पाया, कंफ्लिक्ट होता था स्पेसिफिक कॉमोडिटी कौन सी दे, दूसरा लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या है उसको पता ही नहीं थी कि कैसे कंपैरिजन किया जाए। चलिए फटाफट नोट करिए लास्ट पॉइंट, फोर्थ। सडन चलिए लास्ट पॉइंट, हो गया बेटा मृदुल, आयुष? हाँ जी सर, हो गया। हाँ सर। अगला, बेटा सबने आंसर्स भेज दिए हैं उस पीडीएफ के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? हाँ जी सर, आज ही भेजे हैं। आप दोनों का आ गया। काव्या तेरा बेटा कंप्लीट है? सर यस सर, थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, थोड़ा फर्स्ट उसमें डाउट। आप ना भेज देना, कल मेरा जैसे ऑफ होगा तो कल मैं चेक करूंगा सारा, एक एक पॉइंट देखूंगा आपका मैं। सर मेरे वो फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट के थोड़े से रह गए, वो भी आज करके भेज दूंगा मैं। और निखिल आपका? सर भेज दिए, बस ट्रू फॉल्स रहते थोड़े। ठीक है, मगर सर मुझे थोड़ा ना सा ट्रू फॉल्स एक में बात डाउट है। बताइए, थोड़ा सा उसको पढ़ के कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे चैप्टर के बारे में नॉलेज है? हाँ यस सर। सर। हाँ जी सर। ठीक है, हर चैप्टर के हैं मेरे पास, बिल्कुल टेंशन नहीं है, हर चैप्टर के हैं। चलिए, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इधर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे हमने फार्मर का वीट डिस्कस किया था और शू मेकर का शू। आयुष, कौन सी चीज को हम रख सकते हैं स्टोर की तरह लॉन्ग टर्म के लिए? सर वीट या फिर शूज? सर वीट कितना टाइम रख सकते हो? सर शूज रख सकते। बेटा वीट कितना टाइम चल जाएगी? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2-3 महीने सर चलेगी। राइस। मगर शूज बहुत टाइम तक चल सकते हैं।
मतलब हाँ सर, ऐसी सॉरी, चीज उल्टा आपने बोल दिया मैंने। सोचनी है, ऐसी चीज सोचनी है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। ड्यूरेबिलिटी सर एक्सचेंज ऑफर में। हाँ जी बोलिए। राइस तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है, मगर उसके साथ बेटा आपको कंपैरिजन भी तो करना है ना। किसी से आप ज्वेलरी लोगे, वीट लोगे, तो वो कैसे होगा? स्टोर में तो ज्वेलरी जाएगी, वीट तो कितना टाइम रख लोगे? तो ऐसी चीज का आपको कंपैरिजन करना। द बार्टर सिस्टम डस नॉट प्रोवाइड एनी मेथड। सर मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं हो पाता था, ना, इसका मतलब यही। बिल्कुल। अब कोई मिल्क देगा और साथ में शूज होगा तो कैसे कंपैरिजन हो पाएगा? एनी यस मेथड सर। ऑफ स्टोरिंग, परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज, पावर फॉर फ्यूचर यूज, बिकॉज, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द गुड्स does not have durability, does not have durability, उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती थी। दूसरा, स्टोर ऑफ गुड्स, आखिरी के 2 पॉइंट्स थोड़े समझने और याद करने वाले हैं। रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम एंड एफर्ट्स। एज ए रिजल्ट क्या बना इसका? गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड, to store, cannot be used to store the earning for a long period, for a long period। चलिए, हो गया बेटा? हाँ यस जी सर। सर। Yes, sir. हाँ जी सर। 4 पॉइंट्स Yes, बन sir. गए। पहला पॉइंट था डबल कोइंसिडेंस, कि मैं भी देना चाहता हूं और वहां से भी बेटा मिल सकता है। दूसरा, हमने कल डिस्कस किया था कि उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, वो भी पॉसिबल नहीं था। तीसरा हमने किया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और चौथा हमने स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये 4 कंसेप्ट हैं जो आपके इस कोर्स में आते हैं। अब दूसरी बात सुनिए, लास्ट ईयर ये जो हम कर रहे हैं बार्टर एक्सचेंज या सिस्टम और मनी, कोर्स में रिडक्शन में था। ये कोर्स में नहीं था पिछले साल, सिर्फ बैंकिंग था कोर्स में, और उसका भी आधा पार्ट कटा हुआ था। तो इस चैप्टर में से काफी रिडक्शन थी पिछले साल, मगर इस साल तो आपको पता है कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो आपका मनी बैंकिंग पूरा है। तो लास्ट ईयर उसमें रिडक्शन थी और इस साल आपको पूरा पढ़ना है। तो पिछले साल तो मैंने ये चीज पढ़ाई नहीं थी क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, मनी क्या होता है। चलिए, अभी तक हम बार्टर एक्सचेंज कर रहे थे, इसकी ये प्रॉब्लम्स थी। अब मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो बार्टर एक्सचेंज को कैसे सॉर्ट आउट किया गया। हेडिंग डाल लीजिए मनी।
और मैक्रो के अंदर बेटा एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कोई डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर में, कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, इंडियन इकोनॉमी में आएगी। चलिए, मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, accepted as a medium of exchange, measure of value, स्टोर ऑफ वैल्यू, जो जो हमने उसकी लिमिटेशंस लिखी हैं, एंड मींस स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, उन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए। हाँ जी बोलिए सर, हम इधर ऐसे नहीं लिख सकते एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मीडियम लिख ऑफ सकते हैं। एक्सचेंज, क्योंकि अपने मीडियम ऑफ हिसाब से एक्सचेंज तो गुड्स भी होते थे ना उसमें, बार्टर बिल्कुल सिस्टम होते में। थे, मगर इसमें हम अब मनी को ले आए हैं तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज टर्म में आएगा, क्योंकि हम गुड्स लेंगे उसकी जगह पे मनी देंगे। ओके सर। चलिए, अब लिखिए मनी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बेटा। ये तो आपने बार्टर एक्सचेंज के हिसाब से लिखी है, अब मनी की डेफिनेशन लिखिए। द टर्म मनी, मनी किस फॉर्म में आता है? मनी इज यूज्ड टू कवर, is used to cover all such, is used to cover all such things like coins, notes, coins के रूप में, notes के रूप में, checks, etc. मनी इस फॉर्म में हो सकता है, which are used to conduct business transactions, business transactions होती हैं, which is used to conduct business transactions and settlement of business claims, सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। तो एक आपने ये डेफिनेशन तैयार करनी है। मनी के रूप में आपको पता होना चाहिए, मनी कॉइन्स के रूप में, नोट्स के रूप में, चेक के रूप में होती है, और जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज करते हैं और सेटलमेंट करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। डन सर। सर डन। चलिए बेटा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, सुन लीजिए। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है जो मैं अभी नहीं करा रहा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन है मनी टू सॉल्व द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। जो हमने चारों चीजें लिखी हैं उनको सॉल्व करने का मनी बीच में आया तो क्या पैटर्न है। मगर मैंने आपको पिछली कल की क्लास में ही बोला था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई, और जिसमें न्यूमेरिकल भी आएगा मनी सप्लाई में, जिससे आपका इंटरेस्ट आए। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए मनी सप्लाई। सर उस क्वेश्चन में मतलब हमें यही बताना होगा ना, मनी ने वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर दी। हाँ, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट की। किसी ने गुड्स दिए तो उसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मनी दे दिया तो वो सेटलमेंट हो गया।
लोन है तो हमें टोटल पता चल गया कि कितना लोन हमें वेव ऑफ करना है या पेमेंट करनी है या रीपेमेंट करना है। हमने अगर कोई चीज अगर एक्सचेंज या डबल कोइंसिडेंस वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। दूसरा बेटा जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट खत्म हो गया। जो हम मेजरमेंट करते थे कि ज्वेलरी का ये रेट होगा और शूज का ये रेट होगा, तो उससे भी सारा कंसेप्ट हो गया। ओके सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई। बेटा ये ध्यान से सीखना, इसका न्यूमेरिकल आपको सीखना है और कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड में आए आपको मनी सप्लाई। it refers to the total volume of money. It refers to the total volume of money held by public at a particular point of time. In an economy. In an economy. इसके दो छोटे से फीचर्स हैं, दो फीचर्स छोटे से, कि हमारा जो पैसा है वो कहां कहां है। बेटा आप बता सकते हैं मनी का फ्लो कहां कहां पे है? सर मार्केट और बैंक, पोस्ट ऑफिस, बैंक हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, मार्केट हो गए, तो इनमें सारी फ्लक्चुएशंस होती है और पैसा नजर आता है। यही मेन चीजें है बस। तो यही आपने सीखना है मनी सप्लाई है क्या। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, हम सबके पास है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। उसके दो फीचर्स लिखिए। पहला, इट includes money held by public. Money held by public. Money held by public only. Held by public only. Individual, बिजनेस, फर्म, इनके पास पैसा होता है, वो कंसीडर होते हैं। इनके पास पैसा होता है बेटा। दूसरा, नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। इधर मृदुल आवाज आ रही है बेटा? इधर निखिल पहले समझिए चीज को, सुनो। यस सर। चीज को समझिए। मनी किस किस के पास होता है काव्या? इंडिविजुअल के पास, हमारे पास, हमारे बिजनेस में होता है और बड़ी बड़ी फर्म्स में होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या गवर्नमेंट के पास पैसा होता है? नहीं सर, हम देते हैं नहीं टैक्स। सर, वो जो हम हैं। टैक्सेस देते हैं वही होता है। जो हम टैक्स देते हैं वही दूसरा, वो करते हैं उससे। क्या बैंकों के पास पैसा होता है? नहीं नहीं सर, सर। जो हम नहीं सर हम सर, जमा पेमेंट करवाते करते हैं। हैं उससे हमारा करते पैसा हैं। डिपॉजिट होता है तो उनके इसका पास। मतलब पब्लिक में कौन काउंट होगा? सिर्फ ये तीन, इंडिविजुअल, बिजनेस और फर्म। और कौन काउंट नहीं होगा? गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम, वो काउंट नहीं होगा।
दूसरा फीचर, ये पहला फीचर था बेटा, इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट, दैट इज it is a particular point of time. सर मतलब हम लोग इसको संभाल के रखते हैं और कई टाइम के लिए रखते हैं। हाँ बोलिए। सर ये उसी वाले की तरह है ना, जैसे आपने नेशनल इनकम में स्टॉक समझाया था। हाँ बिल्कुल वही, फ्लो एंड स्टॉक। चलिए हो गया बेटा, फटाफट नोट कर हाँ जी लीजिए। सर। अब हम जा रहे हाँ हैं जी सर। इसके Yes, sir. फॉर्मूलों के लिए। अब हम जा रहे हैं इनके फॉर्मूलों के लिए। तो हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। कैसे मनी सप्लाई को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या अमाउंट है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। चलिए, आरबीआई, ये तो सबको पता है फुल फॉर्म। यस सर, रिजर्व Yes, क्या होती है बैंक ऑफ बेटा? इंडिया। Reserve Bank of India. used only, RBI use only the narrow measure of money supply, narrow the measure of money supply till 1967-68, 1967-68, since 1977, ये बेटा डेट या ईयर ध्यान रखना, फॉर ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ money supply, four alternative measure of money supply have been evolved. चलिए, पहला M1। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास किस किस के पास पैसा है। पहला M1, ये फॉर्मूले के रूप में है। M1 किस किस के पास पैसा है? करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, ये फॉर्मूला है। विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। दो चीजें मैंने प्लस कर दी अभी तक, करेंसी और कॉइन पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तीसरी चीज अदर सर आप म्यूट हो गए। Sir, आप mute हो। चलिए बेटा, आवाज क्लियर है? पहले बता दीजिए। यस सर। Yes, हाँ, sir. जी सर। मनी सप्लाई का M1 आपके पास है कि करेंसी और कॉइन पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में है और अदर डिपॉजिट आरबीआई में। कोई आपसे M1 पूछे। दूसरा M2, कोई आपसे पूछे M2, M2 क्या है? सर
M1 प्लस M1 पूरा, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सर या बैंक। हाँ जी बोलो। सर आपने बताया था कि मनी सप्लाई में हम बैंक और गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते, तो फिर हम बेटा ये एक बात बता, पब्लिक के पास पैसा होगा वो बैंक में पैसा डालेंगे, एफडी सर। कराएंगे, एफडी यस कराएंगे सर। तो हमारा पैसा पड़ा है ना बैंक के पास, बैंक का अपना पैसा तो नहीं है ना, यस सर। बैंक का अपना पैसा तो नहीं है, तो हमने पैसा जमा कराया। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है एफडी हो गया, आरडी हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट, हम अपना पैसा जमा करा रहे हैं एनुअली या 2 साल या 5 साल के लिए, या आरबीआई की किसी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, तो ये सारा पैसा जो है वो इस कैटेगरी में आ गया M1। दूसरी कैटेगरी में क्या बोलता है M2 में, कहता है M1 पूरा, M1 ये तीनों कंसेप्ट, साथ में जो पोस्ट ऑफिस में मैंने पैसा जमा कराया है वो भी ऐड होगा। तो इसका मतलब M2 का मतलब 4 चीजें हो गई। पहला करेंसी और कॉइन विद पब्लिक है, दूसरा कमर्शियल बैंक में मेरी एफडी या आरडी है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट में भी मेरा डिपॉजिट है, तो ये कहलाता है M2। आपसे पूछेंगे फाइंड आउट M1, M2, M3, M4 आप बताइए, तो आपको इन फॉर्मूला में पुट करके स्टेप बाय स्टेप बताना है। थर्ड M3 ये न्यूमेरिकल है, ये आपका थ्योरेटिकल नहीं है। M1 दोबारा M3 के अंदर M1 पूरा प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, कुछ ज्यादा टर्म के लिए होगा, जो आजकल चीजें बनती हैं कुछ ज्यादा टाइम के लिए, 5 साल 10 साल, कोई भी चीज करवा ली बैंक से तो वो कंसीडर होगा टाइम डिपॉजिट। चलिए फोर्थ पॉइंट, लास्ट चौथा M3, इसमें ध्यान रखिए M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग एनएससी क्या होता है यूश, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कहता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं होगा, NSC। तो ये मनी सप्लाई के फॉर्मूले हैं। M1 में 3 चीजें, M2 में M1 पूरा प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग, M3 के अंदर M1 पूरा, M2 नहीं आएगा और कोई टर्म डिपॉजिट है बैंक के साथ, M4 है तो M3 पूरा प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है? बेटे ऐसा है, जैसे अगर आपने कभी नाम सुना हो किसान विकास पत्र, कभी सुना है नाम? सर यस सर, बेटा एक टाइप का ना डिपॉजिट है, एक टाइप का डिपॉजिट है। आफ्टर 9.25 मंथ्स, 9 साल और मतलब 9 + 3 मंथ्स और 9.25 ईयर्स के बाद अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है कि अगर आप 5,000 रुपए अगर आप लगाते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो ये 9 साल 3 महीने के बाद 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो ये वाली स्कीम इस मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं होती।
ऐसे ही आपका जो मैंने नाम लिया है किसान विकास पत्र, उसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि 9 साल 3 महीने में अमाउंट डबल होगा। मगर आजकल लोग करवाते नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, पूरा एक डिकेड, ऑलमोस्ट 10 साल को एक डिकेड बोलते हैं। कौन वेट करेगा कि 5 के 10 हो जाए, 10 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाए। तो इसीलिए इनमें पैसा लोग नहीं डालते ज्यादा। ठीक है आयुष? यस सर। चलिए, मैंने थोड़ा सा आज समझा दिया है। अगली क्लास में मनी सप्लाई ही होगा, उसके नोट्स बनेंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे, और इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्योंकि इस साल मैंने आपको शुरू से बोला है, बोर्ड में जो नया कंसेप्ट आता है या डिलीटेड पोर्शन होता है और वो वापस आता है, उसका क्वेश्चन कंफर्म आता है। तभी मैंने आपको मनी के सॉल्व करने के बार्टर एक्सचेंज वाला कंसेप्ट रोक दिया है, वो अगली क्लासों में होगा। पहले हम थोड़ा इसका न्यूमेरिकल करेंगे जिसके चांस बहुत ज्यादा है। चलिए, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। और इसके मेरे पास न्यूमेरिकल हैं, 4 न्यूमेरिकल हैं जो नेक्स्ट क्लासों में डिस्कस होंगे बेटा। चलिए, दैट्स ऑल बेटा। ठीक है सर। बाय।